कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या है भाई? देखिए, कूलाम ने क्या किया, आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसके संबंध में क्या किया उसने, एक नियम दिया। कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में क्या दिया, एक नियम दिया जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार, नियम को समझिए क्या है, किन्हीं दो, ये सारी बारीकियां कूलाम के नियम की मैं बता दूंगा आज। किन्हीं दो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला, लगने वाला क्या, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब देखिए, प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब जैसे मान लो कोई दो आवेश हैं, एक Q1 आवेश है, दूसरा Q2 आवेश है। अब इनके बीच हमें कैसे पता चलेगा कि आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण? इनके चिन्हों से। अब चिन्ह हमें पता नहीं तो नियम तो वही दोनों के लिए लगेगा। तो हो सकता है कि दोनों बल प्लस प्लस, दोनों आवेश प्लस प्लस के हों, दोनों माइनस माइनस के हो सकता है, प्लस का हो माइनस का हो। तो कूलाम का नियम तो वैद्युत बल के लिए है, और वैद्युत बल दो प्रकार का है। तो ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो हमने कहा किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब स्थिर बिंदु आवेशों का मतलब ये इसके लिए कंडीशन है, ये शर्त है इस नियम के लिए कि दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, और दोनों आवेश बिंदु आवेश यानी सूक्ष्म आवेश होने चाहिए। ये कूलाम के नियम की क्या है, शर्त है। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के, उन दोनों आवेशों की, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के, या कह सकते हैं उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, या उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, अभी रिपीट करूंगा फिर से, तथा उनके बीच की दूरी के, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा मान लीजिए कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से नियम को समझिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब दो आवेश हैं, दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर और बिंदु होने चाहिए, यानी स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए, बिंदु आवेश यानी सूक्ष्म आवेश होने चाहिए। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, अब दो आवेश है तो बल तो लगेगा, तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, उन दोनों आवेशों की मात्राओं या उन दोनों आवेशों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उन दोनों आवेशों की मात्राएं क्या है Q1 और ये क्या है Q2, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती लिखा जाता है आमने सामने, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी क्या है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती संख्या नीचे लिखी जाती है। ठीक है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती से मतलब जैसे एक एग्जांपल से समझो, P इक्वल्स टू होता है जैसे F अपॉन A, उदाहरण से समझना। ठीक है, जैसे अगर F का मान मैं 200 ले लूं और A का मान 2, तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा 100। अब देखना P इक्वल्स टू F का मान मैं अगर 100 ले लूं और 2 ये पहले से, तो ये 50 हो जाएगा। और P का मान अगर मैं 150 ले लूं, ये नीचे 2 ही है तो ये 75 हो जाएगा। इससे क्या समझे आप, जब F का मान 200 था तो P का मान कितना आया था 100। अब F का मान जब मैंने 100 कर दिया तो P का मान कितना आया 50, यानी ऊपर वाली वैल्यू घटी
तो इसका मान भी क्या है, पी का मान भी घट गया। अब यहाँ पे हमने बढ़ा दिया तो ये 150 कर दिया। 150 से पी का मान जब बढ़ गया, ऊपर मतलब ऊपर वाली वैल्यू एफ का मान जब बढ़ गया तो पी का मान भी बढ़ गया। इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू अगर ये बढ़ती है तो पी का मान भी बढ़ता है, ऊपर वाली वैल्यू घटती है तो पी का मान भी घटता है। तो इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती रिलेशन। यानी जब ये वैल्यू बढ़े तो ये भी बढ़े तो अनुक्रमानुपाती, यानी ये घटे और ये भी घटे तब भी अनुक्रमानुपाती। अब उल्टा सिस्टम जब होता है तो कैसे, देखिए एक बार इसको भी समझ लीजिए। जैसे P बराबर 100/5 है, ठीक है, 5 से इसे काटोगे ये 20 आएगा। P इक्वल्स टू 100 नीचे वाली वैल्यू को मैं 10 कर दे रहा हूँ तो काटेंगे तो ये 10 रह गया। यानी हमने ये समझा कि नीचे वाली वैल्यू अगर हम बढ़ा देते हैं, नीचे वाली वैल्यू का मान बढ़ा देते हैं तो P का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ये उल्टा चल रहा है ना। एक बार फिर से देखिए, P बराबर 100, अब मैं नीचे वाली वैल्यू को घटा देता हूँ, 10 से 2 कर दिया तो घटा के कितना आया, 50। तो जैसे नीचे वाली वैल्यू को घटा देते हैं तो P का मान बढ़ जाता है। ये उल्टा चल रहा है, इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो इस नियम के अनुसार हमने देखा कि कोई दो आवेश Q1 और Q2 है, उनको एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है तो उनके बीच में लगने वाला बल कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा कि नहीं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ कह सकते हैं माना कोई दो आवेश माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात जानते हैं आप, जहां वायु नहीं होती उसे हम निर्वात कहते हैं। तो निर्वात या वायु में स्थित है, निर्वात या कहाँ स्थित है, वायु में। माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात या वायु में स्थित है, तब उनके बीच बल, तो इस बल, ये जो बल है इनके अनुसार लगेगा। तो जैसे Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच में लगने वाला बल, क्योंकि तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ऐसे लिख देते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जब भी कभी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, ये प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह नहीं हटता है तो बराबर और कांस्टेंट आता है। तो F इक्वल्स टू यहाँ बराबर और कांस्टेंट आ गया K और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है भाई साहब। अच्छा ध्यान दें, जैसे अब आपने ये पढ़ा यहाँ पर, ये K एक नियतांक है, कूलाम ने इसका मान निकाला प्रयोगों द्वारा। यहाँ K एक नियतांक है, यहाँ K एक नियतांक है, K एक नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक ऐसे कह सकते हैं। K एक नियतांक है, ठीक है। इसका मान K बराबर, यानी इसका मान जो है 1/4 पाई, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। इसके बारे में भी बताऊंगा आगे मैं, एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो वैल्यू है, जो प्रयोगों द्वारा वैल्यू निकाली वो आई 9 × 10⁹ ठीक है। और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका जो है मात्रक है। अब इसका मान इस समीकरण में रख दो, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। अब F इक्वल्स टू, इसमें K की जगह पे ये वैल्यू लगा देंगे हम, तो 1 F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। ये इसका क्या बन गया बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एप्सिलॉन 4 पाई, एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन 0। ये एप्सिलॉन ये क्या होती है, ये होती है बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन। इसका जो मान होता है एप्सिलॉन 0 का,
होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻⁻12। मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से निकलता है इनका मान, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन को यहाँ ले जाएंगे और एफ को यहाँ ले आएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई और एफ आ गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट का अगर मात्रक निकालोगे तो ये देखो, इसका तो कोई मात्रक नहीं, वो संख्या है ये तो, क्योंकि पाई का मान भी होता है, इसका 22/7 ये 4 है। एफ का मान, इसका मात्रक हो गया नीचे न्यूटन, अच्छा ऊपर में इसका मात्रक दे लो, इसका भी कूलम, इसका भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर हो गया, तो सी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। एफ का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक मीटर होता है दूरी का, लेकिन स्क्वायर लगाया तो मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या होगा इसका, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब आगे ये इसका मात्रक हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कंडीशन दे देता है कि यदि दोनों आवेश, यदि दोनों आवेश, दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो, कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो। अब माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में आपको आगे बताऊंगा। यदि दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो, तब तब इनके बीच बल, तब इनके बीच बल, तब इनके बीच बल, अब बल क्या लगेगा बेटा, एम बराबर, बस के नीचे आ जाता है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ये जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा ये। अब यहाँ के क्या है, ये वाला के, ठीक है, ये क्या है, के बराबर है माध्यम का परावैद्युतांक, इसकी डेफिनेशन हम आगे कराने वाले हैं। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, इसका मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे वायु और निर्वात के लिए, वायु और निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। ठीक है, अच्छा, अचालक पदार्थों के लिए, अचालक पदार्थों के लिए, अचालक पदार्थों के लिए होता है 5 से 7, 5 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, धातुओं के लिए या धातुओं और चालकों के लिए, धातुओं और किसके लिए, चालकों के लिए, धातुओं या धातुओं क्या होती है, चालक होती है, चालकों के लिए जो की का मान होता है बेटा वो कितना होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है। शुद्ध जल के लिए बच्चों, शुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल के लिए कितना होता है, के बराबर क्या होता है, 81 होता है बच्चों शुद्ध जल के लिए। ठीक है, अब एक और बात पूछता है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, इसका सदिश रूप क्या होता है, तो सदिश रूप का एक फॉर्मूला, इस मतलब जो है सदिश रूप क्या होता है बस ये पूछ लेता है। तो इसका सदिश रूप ये देख लीजिए, सदिश रूप, तो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे इसको, तो बेटा एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये जो बल लगेगा ना, ये जो बल लगेगा Q1 और Q2 आवेशों के बीच में, वो मुझे एक बात बताओ आप, वो कैसे लगेगा, देखना अभी कंप्लीट नहीं है। यहाँ से ये Q1 आवेश और ये Q2 आवेश, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, या तो प्रतिकर्षण लगेगा या आकर्षण लगेगा, तो इस रेखा पर ही तो लगेगा, आर पर, तार दूरी पर ही, तो या तो ऐसे लगेगा या ऐसे, इस रेखा पर लगेगा, तो ये जो बल होगा वो आर के अनुदिश होगा, आर की डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ लगा देते हैं आर कैप। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम एक्स अक्ष पर चीजों को, जैसे जैसे एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष और ये जेड है, तो जब किसी सदिश को हम एक्स अक्ष पर डिनोट करते हैं तो आई कैप लगाते हैं, इस पे वाई पर करते हैं तो जे कैप लगाते हैं, और जेड अक्ष पर करते हैं तो के कैप लगाते हैं। क्योंकि ये जो भी, जैसे कोई भी सदिश होगा, जैसे 3i कैप
प्लस के 2j कैप माइनस के 3k कैप, यानी कुछ भी ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये 3i कहाँ देखेंगे आप, एक्स अक्ष पर देखेंगे। 2j कैप कहाँ देखेंगे, वाई अक्ष पर देखेंगे। 3k कैप ये देखोगे, ये इस अक्ष पर देखोगे, जेड अक्ष पर। सेम, यानी जो जो बल है ना, ये जो बल है वो इस रेखा के अनुदिश लगेगा, इसलिए हमने ये क्या लगा दिया, आर कैप लगा दिया। तो इसका ये वेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको कूलाम के नियम की शर्त पूछ ले, ये कूलाम के नियम के लिए शर्त क्या है, तो आप लिख देंगे कूलाम के नियम की शर्त क्या है। तो कूलाम के नियम की शर्त, बेटा मैंने हर बात यहाँ कूलाम के नियम के बारे में आपको बता दी है। कूलाम के नियम की शर्त है, नियम की शर्त है। इसके बाद 2 डेफिनेशन और बची, बस इसके बाद क्लास ओवर करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बात होगी। ठीक है, कूलाम के नियम के लिए शर्त है, कूलाम के नियम के लिए शर्त है। पहली शर्त है, डू नॉट डिस्टर्ब पे लग रहा है। चलो देखिए बेटा, कूलाम के नियम के लिए शर्तें देखो। पहली शर्त है कि दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। और दूसरी शर्त है, दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। बिंदु आवेश होने, सूक्ष्म आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए, होने चाहिए।